गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 2 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी मानसी अहलावत ने सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो आंसर होगा कांस्य पदक, ब्रोंज मेडल। यहाँ हम बात कर रहे हैं सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 की। 28 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक ये हुआ। कहाँ पे हुआ? अल्बानिया के तिराना में हुआ। इसमें महिलाओं की 59 किलोग्राम कैटेगरी में मानसी अहलावत ने ब्रोंज मेडल, कांस्य पदक जीता है। उन्होंने कनाडा के लॉरेंस ब्यूरेगार्ड को हराया और यहाँ पे ब्रोंज जीता। तो इनका नाम याद रखेंगे हम तो। और इनका नाम इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है, या प्रश्न ये इसलिए भी हमें याद रखना है क्योंकि इस चैंपियनशिप में हमने केवल एक ही मेडल जीता है और वो यही मेडल है मानसी अहलावत जो लेकर के आई है ब्रोंज मेडल। और इसी के साथ अगर आप पूछोगे मेडल टैली में भारत कौन से स्थान पर है, तो सबसे आखिरी स्थान पर है, 15वें स्थान पे। इसमें टॉप पर जापान है जिसने 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रोंज जीता है। टोटल 6 मेडल जीते हैं। ठीक है। और मैं 2-3 पॉइंट्स आपको रेसलिंग से और रिवाइज करवा दूं तो इसी साल अभी अंडर 20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2024 हुआ था स्पेन में, जिसमें आपको याद हो तो ज्योति बेरवाल ने 76 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड लाया था भारत के लिए। अभी अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ था, अल्बानिया के तिराना में हुआ था। और यहाँ पे भारत ने टोटल 9 मेडल जीते थे और जिसमें से 1 गोल्ड था। 1 गोल्ड ये चिराग चिक्कारा लेकर के आए थे। और साक्षी मलिक, इनकी ऑटोबायोग्राफी आई अभी विटनेस नाम से। और एक हमारी रेसलर है विनेश फोगाट, अभी इसी साल उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था पेरिस ओलंपिक के बाद में। तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न क्या है कि अभी 1 नवंबर को कितने भारतीय राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? अच्छा, इसका उत्तर मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है। देखो एज इट इज प्रश्न मैंने वही आपका लिख दिया। ये एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया था कि 1 नवंबर को कितने भारतीय राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 8। वैसे तो टोटल 8 भारतीय राज्य हैं और 5 यूनियन टेरिटरीज हैं जो 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाते हैं। मैं सारे एक बार आपको बता देता हूँ, पूरी लिस्ट आपके सामने शो कर देता हूँ। तो वो पहले तो देख लो 8 राज्य कौन कौन से हैं। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। ये तो हो गए 8 राज्य और ये 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाते हैं। इनके ईयर भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। और यूनियन टेरिटरीज 5 कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं? लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ और दिल्ली। तो इस तरह से 8 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। अब आप लोग एक काम करना, वैसे तो जब भी इनमें से कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हमारे न्यूज में आता है उसको मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पे एक होमवर्क प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ जिससे आपको भी पता लगेगा कि आपको कितना आता है। ये जितने भी राज्य यहाँ पे लिखे हुए उनके मुख्यमंत्री और गवर्नर या केंद्र शासित प्रदेश हैं तो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम आपको लिख के बताना है कमेंट बॉक्स में। और उसके बाद आप देखना इनमें से कितनों के आपको याद है और कितनों के याद नहीं है। फिर एक्चुअल चीज आपको पता लगेगी। और याद नहीं होंगे तो कमेंट गूगल करके देखना कि उनका नाम क्या है। तो इस बहाने कम से कम आप देखोगे सही। बाकी मैं तो आपको बताऊंगा इसी। ठीक है। अभी अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार का निधन हो गया, नाम बताइए, नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा विवेक देबरॉय। तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और अर्थशास्त्री विवेक देबरॉय का भी निधन हो गया। वे 69 ईयर के थे जब उनका निधन हुआ। और आपको बता दूं कि 5 जून 2019 तक वे नीति आयोग के सदस्य भी रहे थे। पद्मश्री, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान उनको मिल चुका है 2015 में। उन्होंने नई पीढ़ी के लिए, न्यू जनरेशन के लिए सभी पुराणों को अंग्रेजी में आसान भाषा में अनुवादित किया था। और 2016 में उन्हें यूएस इंडिया बिजनेस समिट और 2022 में ऑस्ट्रेलिया इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया था। नाम था विवेक देबरॉय, जिनका भी निधन हो गया। अब देखो निधन वाला प्रश्न है तो 2024 के जो इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व हैं जिनके इस साल निधन हुए वो मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। एक हम पढ़ा था भी, अरुणा वासुदेव का नाम एशियाई सिनेमा की मां कही जाती है, निधन हो गया। राकेश पाल आप जानते हो भारतीय तटरक्षक बल के 25वें नंबर के डायरेक्टर जनरल थे, निधन हो गया। आप बताओ अब भी नए 26वें नंबर के भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल बन चुके हैं, उनका नाम क्या है? बाकी अग्नि मैन ऑफ इंडिया, अग्नि मिसाइल के जनक कहे जाते हैं राम नारायण अग्रवाल का निधन हो गया। नटवर सिंह पूर्व विदेश मंत्री थे,
निधन हो गया। इनकी ऑटोबायोग्राफी है या इनकी बुक आई थी वन लाइफ इज नॉट एनफ नाम से। साल सेंग मराक मिस्टर क्लीन के नाम से जाने जाते हैं, मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री थे। बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। शोभना रानाडे गांधीवादी सामाजिक सुधारक थे, निधन हो गया। यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। इनका संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से था। भरतनाट्यम तमिलनाडु का और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। अंशुमान गायकवाड़ क्रिकेटर थे। पंडित राजीव तारानाथ सरोद वादक थे। कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी। सुशील मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। और सलाम बिन रज्जाक प्रसिद्ध उर्दू लेखक थे। पीटर हिग्स ब्रिटिश भौतिकी विज्ञानी थे। हिग्स बोसोन पार्टिकल की इन्होंने खोज की थी। और पॉल अलेक्जेंडर अमेरिकी थे, द मैन इन द आयरन लंग के नाम से फेमस थे। गजल गायक पंकज उदास का निधन हो गया। देश के सबसे बुजुर्ग टेस्ट क्रिकेटर दत्ताजीराव गायकवाड़ थे। भारत की पहली ओरल यानी कि मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली की खोज करने वाले डॉक्टर थे आर नित्या आनंद, उनका निधन हो गया। शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे का निधन हो गया, किराना घराने से संबंधित थी। मुनव्वर राणा मशहूर उर्दू गायक थे और इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति थे जिनका निधन हो गया। उसके अलावा पी वेणुगोपाल, हमने देखा भी भारत का पहला हृदय ट्रांसप्लांट हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले व्यक्ति थे, निधन हो गया। कनक राजू तेलंगाना के गुसाड़ी लोक नृत्यक थे और वे राजगोंड जनजाति से बिलोंग करते थे। इनका भी अभी निधन हो गया, हमने पढ़ा था। तो ये सब भी ध्यान में रखना, न्यूज में है सारे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर देखो अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं। अभी हाल ही में सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं या कितनी राशि मंजूर की है? तो 1261 करोड़ रुपए। तो अभी सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए 1261 करोड़ रुपए के खर्च के साथ नमो ड्रोन दीदी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का लक्ष्य है 2024-25 से 2025-26 के दौरान 14,500 चुने गए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन उपलब्ध कराना। तो ये जो नमो ड्रोन दीदी योजना है, आप पूछोगे शुरू कब हुई थी? ये पिछले साल 28 नवंबर 2023 को मोदी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको शुरू किया था। और इस योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो स्वयं सहायता समूह होते हैं उनके जरिए किसानों को ड्रोन किराए पर दिए जाएंगे। और ड्रोन का इस्तेमाल कहाँ पे होगा? कृषि क्षेत्र में। उर्वरक जो भी फर्टिलाइजर होते हैं उनका छिड़काव करने के लिए इनका इस्तेमाल होगा। अब देखो केंद्र सरकार की जो योजनाएं जो इम्पोर्टेंट है और जो न्यूज में है वो मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा यहाँ पे। जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई थी? 25 दिसंबर सन 2000 में, जिसका उद्देश्य था गाँव को 12मासी सड़कों से जोड़ना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हमने पढ़ा, वैसे तो ये शुरू हुई थी 8 अप्रैल 2015 में, लेकिन क्यों पढ़ा हमने? क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम लिमिट थी लोन देने की उसको 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख कर दिया था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये शुरू होती 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर यूपी से। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई थी, पूरे 10 साल हो गए अभी, इसलिए हमने पढ़ा। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना ये 23 सितंबर 2018 को लॉन्च हुई थी रांची झारखंड से। कौशल ऋण योजना 2015 में लॉन्च हुई थी, इसमें मैक्सिमम लोन की जो लिमिट है वो 1.5 बढ़ा के 7.5 लाख कर दी गई है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को शुरू हुई थी रांची से, अभी 5 साल पूरे हो गए। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई, पूरे 10 साल हो गए इसको भी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम ये 25 सितंबर 2014 को लॉन्च हुआ था, इसे भी पूरे 10 साल हो गए। और 25 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर इसमें ध्यान दिया जाता है। ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, बताया था मैंने आपको। अच्छा, ये जरूर ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज हो सकते हो आप। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम ये शुरू हुआ था 16 जनवरी 2016 को और स्टैंड अप इंडिया ये 5 अप्रैल 2016 को। बाकी प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी कि प्रधानमंत्री जनमन योजना ये 15 नवंबर 2013 को शुरू हुई थी। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी बायो राइड योजना को भी मंजूरी दे दी है। और इसमें कितने रुपए खर्च होंगे? 9,197 करोड़ रुपए। तो ये केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो किसी न किसी कारण से अभी न्यूज में थी। मैंने आपको सारी रिवाइज करवा दी एक साथ, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार क्रिक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपको बता दूं इन सब का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा रिवीजन शीट्स में यहाँ पे दे रहा हूँ वो भी पीडीएफ में मिल जाती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। कहाँ मिलेगी पीडीएफ?
अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वीडियो अपलोड होने के 20 मिनट के अंदर अंदर पीडीएफ अपलोड हो जाती है, साथ में क्विज भी अपलोड हो जाती है, ताकि इनकी आप प्रैक्टिस कर सको वीडियो देखने के बाद। इन सभी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस जरूर करा करें। मुश्किल से 2-3 मिनट लगेंगे आपको टेस्ट लगाने में। और साथ में अगर आपके पास समय हो, पिछले दिनों का कोई भी एक डे उठा लो, ये अपनी आदत में लेकर के आओ। कोई सा भी, कल का उठा लो, 5 दिन पहले का, 10 दिन पहले का, कोई भी एक डे उठा लो रैंडमली और उसका टेस्ट लगाओ। क्योंकि आज जो पढ़ा है उसके आंसर तो बड़े आसानी से आप लगा दोगे, वीडियो देखने के बाद क्विज लगाओगे, फटाफट लगा दोगे। लेकिन पुराना टेस्ट कोई भी उठाओगे तो वहां पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, और वही असली टेस्ट है, आपको थोड़ा सोचना पड़े। उम्मीद करूंगा मेरी बात आपको समझ में आएगी, तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। बाकी जो 1 नवंबर का वीडियो है वो इवनिंग में अपलोड हुआ था। वैसे तो मॉर्निंग में मैंने आपको बता दिया था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वीडियो नहीं देखा, तो देख लीजिएगा। वहां पे बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न हमने करे हैं, तो कोई प्रश्न आपसे छूट ना जाए। क्या पता सारे वीडियोस आप देख रहे हैं, वो एक ही दिन का वीडियो आपसे मिस हो गया, और कहीं ऐसा ना हो कि एक आध प्रश्न उसी वीडियो से फंस जाए। बहुत बुरा लगता है कि यार सारे वीडियोस देखे, वो एक ही वीडियो नहीं देखा और वहीं से एक प्रश्न आ गया, बताओ। तो हमें कुछ नहीं छोड़ना है। जिस तरह से मैं रेगुलर हूँ, चाहे मैं सुबह टाइम नहीं मिल पाया, मुझे सुबह अपलोड नहीं कर पाया फेस्टिवल के कारण, तो मैंने शाम तक जरूर किया, लेकिन मैं कंटिन्यू रहा। मेरी तरफ से मैं कंटिन्यू रहता हूँ, तो आपका काम है आपको कंटिन्यू। आपको तो केवल 20-25 मिनट की क्लास देखनी है, उसको बनाने में पूरा दिन लगता है, चाहे फेस्टिवल हो चाहे कोई भी प्रोग्राम हो। जब मैं कंटिन्यू रह सकता हूँ तो आप क्यों नहीं रह सकते? आपको तो एग्जाम फाइट करना है, एग्जाम क्रैक करना है, आपको तो रहना पड़ेगा। तो वो वीडियो देख लीजिएगा। सेशन पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। चलो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं। अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने एडवांस टिकट रिजर्वेशन का समय घटा करके कितने दिन कर दिया है? ये भी अच्छा प्रश्न है। उत्तर इसका हो जाएगा 60 दिन। तो अभी भारतीय रेलवे के नियम में बदलाव हुआ है। 1 नवंबर 2024 से ये बदलाव लागू भी हो गया। तो क्या है ये बदलाव? तो रेलवे टिकट की एडवांस बुकिंग के नियमों में ये बदलाव हुआ है। मतलब आप पहले 120 दिनों पहले, यानी कि आप कह सकते हो लगभग 4 महीने पहले ही ट्रेन की टिकट की एडवांस बुकिंग कर सकते थे, पर अब केवल 60 दिन पहले ही कर पाओगे। ये बदलाव हुआ है, 120 दिनों से घटा के 60 दिन कर दिया है। अब ऐसा क्यों किया, क्या कारण है? तो इन्होंने कहा कि 120 दिनों की एडवांस बुकिंग में ज्यादातर सीटें कैंसिल हो जाती है। लगभग 21% लोग सीटों को कैंसिल कर देते हैं, और 4 से 5% लोग तो यात्रा ही नहीं करते, और कई बार तो यात्री टिकट कैंसिल भी नहीं करवाते और वो यात्रा भी नहीं करते, जिससे धोखाधड़ी होने के चांस बढ़ जाते हैं और जरूरतमंदों को सीटें अवेल नहीं हो पाती, उन्हें सीटें नहीं मिल पाती है। इसलिए इन्होंने अब एडवांस टिकट बुकिंग का जो समय है उसे 120 दिनों से घटा के 60 दिन का कर दिया है। तो ये डेटा आपको याद रखना है। रेलवे के जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। बाकी रेलवे से और क्या क्या प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं मैं आपको रिवाइज करवाऊं। तो रेलवे बोर्ड के भी नए अध्यक्ष और सीईओ बने, सतीश कुमार नाम है। दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई थी चाइना ने। दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की थी जर्मनी ने। दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन भी जर्मनी ने बनाई है। एशिया की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन ये लॉन्च की चाइना ने। दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे जिसका नाम वूश है, इसको लॉन्च किया था इंडोनेशिया ने। हमारे देश की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस जिसका नाम नमो भारत है, यह भी लॉन्च हुई थी, और पहले इसका नाम रैपिडेक्स रखा गया था। सऊदी अरब की पहली लग्जरी ट्रेन लॉन्च हुई थी, उसका नाम ड्रीम ऑफ द डेजर्ट है। अभी मोदी जी ने भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा ये शुरू की थी गुजरात से। गुजरात में जो भुज रेलवे स्टेशन है वहां से। फिर इसका नाम वहीं पे बदल करके नमो भारत रैपिड रेल कर दिया गया, वंदे मेट्रो से बदल के। आपको याद है अभी शेतकारी समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन ये महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक शुरू की गई है। किसानों के लिए है ये ट्रेन, हमने पढ़ा था अभी, तो ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में ट्रामी तूफान ने किस देश में तबाही मचाई है? तो आंसर हो जाएगा वियतनाम। तो वियतनाम में उष्ण कटिबंधीय तूफान ट्रामी ने अभी वियतनाम में काफी तबाही मचाई है। एक्चुअली में ये इससे पहले फिलीपींस में आया था, वहां पे तबाही मचाने के बाद ये वियतनाम से टकराया, वहां पे तबाही मचाई। कौन सा तूफान है, क्या नाम है? ट्रामी इसका नाम है। अच्छा, वियतनाम से याद आएगा, पिछले महीने भी हमने पढ़ा था यागी नाम का तूफान आया था यहाँ पे। आप बताओ यागी नाम से प्रभावित जो यागी नाम का तूफान, इससे प्रभावित देशों की सहायता के लिए भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम क्या है? चलो मैं एक काम करता हूँ, 2024 के जो भी इंपॉर्टेंट तूफान आपके न्यूज में रहे थे वो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ एक साथ। देखो जरा,
तो एक शानशान चक्रवात हमने पढ़ा था, जापान में आया था, एम्फिल भी जापान में आया था अभी। अल्वारो ये मेडागास्कर से टकराया था, 2024 का पहला तूफान था। रेमल बंगाल की खाड़ी में आया था, इसका नाम रेमल ओमान ने रखा था जिसका मतलब होता है रेत। असना ये अरब सागर में आया था जिसका नाम पाकिस्तान ने रखा था जिसका मतलब होता है स्वीकार करना या प्रशंसा करने योग्य। सुपर साइक्लोन था ये यागी, जो कि वियतनाम चाइना वगैरह से 2-3 देशों से टकराया था। और यहाँ पे मैंने आपसे पूछा था भारत ने प्रभावित देशों की मदद के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम ऑपरेशन सद्भाव है, ये ध्यान में रखना। हेलेन और मिल्टन ये दोनों तूफान अभी अमेरिका में आए थे। दाना चक्रवात लेटेस्ट हमने पढ़ा था, बंगाल की खाड़ी में आया था, उसका नाम कतर ने रखा था, याद रखना। 2023 के भी कुछ महत्वपूर्ण तूफान देख लो एक बार। जैस्पर ये ऑस्ट्रेलिया में आया था, मिचोंग बंगाल की खाड़ी में आया था, म्यांमार ने नाम रखा। हेमून या हामून बंगाल की खाड़ी में आया था, ईरान ने नाम रखा था। तेज अरब सागर में आया था, भारत ने नाम रखा था। बिपोर जो अरब सागर में आया था, बांग्लादेश ने नाम रखा। मोचा चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया था, यमन ने नाम रखा था। तो ये 2023 के भी आपने सब पढ़े हैं, मैंने एक बार आपको रिवाइज करवा दिए। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, देखो क्या, अभी हाल ही में विदेश मंत्रालय ने पहला प्रवासी परिचय उत्सव किस देश में मनाया? तो आंसर होगा सऊदी अरब में। और हमारा जो विदेश मंत्रालय है, विदेश मंत्री कौन है हमारे? सुब्रमण्यम जयशंकर जी। तो विदेश मंत्रालय ने भारतीय प्रवासियों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए और भारत की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने के लिए भी सऊदी अरब में पहला प्रवासी परिचय उत्सव मनाया है। इसमें कई भारतीय कलाकारों ने अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया, जैसे कि जो फेमस नृत्य हैं, अपने अपने राज्यों के जो व्यंजन हैं, जो परंपराओं हैं, उनका प्रदर्शन किया। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। जैसे कि पंजाब का भांगड़ा किया गया, कर्नाटक का यक्षगान किया गया, महाराष्ट्र का लावणी हो गया। इस तरह से ये जो फेमस नृत्य हैं कलाकारों ने उनका प्रदर्शन किया। और आपसे एक प्रश्न पूछूं, चलो इसका तो उत्तर आप ही लोग देना कि 2025 में जो हम 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है उसका आयोजन कहाँ पे करेंगे, कहाँ पे मनाएंगे? उत्तर दीजिएगा। मैं 2-3 बार आपको बता चुका हूँ और इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। बाकी एक बार सऊदी अरब चलते हैं, चलोगे ना सऊदी अरब? तो चलो, ये रहा मैप में सऊदी अरब। कैपिटल रियाद होती है, करेंसी इसकी सऊदी रियाल है। और कुछ करंट अफेयर्स आपको पढ़ाऊँ यहाँ से। तो सऊदी अरब अभी यहाँ पे पहली लग्जरी ट्रेन शुरू हुई थी, ड्रीम ऑफ द डेजर्ट नाम है। ब्रिक्स में नए सदस्य जो 5 बने हैं उसमें सऊदी अरब भी शामिल है। सऊदी अरब, इजिप्ट, यूएई, ईरान, इथोपिया। अर्जेंटीना ने तो मना कर दिया था। और अभी इसी साल भारत और सऊदी अरब के बीच में जो पहली बार सदा तनसीक एक्सरसाइज हुआ था। अच्छा, आप लोग बताएं कहाँ पे हुआ था? पहली बार हुआ था, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। और फीफा वर्ल्ड कप 2034 वाले इसको होस्ट सऊदी अरब करेगा। और 2034 में ही जो एशियन गेम्स होंगे उसको भी होस्ट करेगा सऊदी अरब। और अभी 2025 में जो पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स होंगे उसको भी होस्ट करेगा सऊदी अरब। अभी स्पेस मिशन में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला बनी थी, रियाना बरनवी नाम है। और अभी पहली भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की जो पहली बैठक हुई थी वो सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में ही हुई थी। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में तिहार त्योहार ये कहाँ पे मनाया गया? तो आंसर होगा नेपाल में। तो अभी नेपाल में तिहार उत्सव मनाया गया। 5 दिनों तक इसे मनाया जाता है, जिसे रोशनी के त्योहार के रूप में भी माना जाता है। और इसमें जो पहला दिन होता है ना, वो यम पंचक तिहार के रूप में मनाते हैं। यम मतलब यमराज। तो इसमें जो क्रो होता है, कौवा होता है, इसकी पूजा की जाती है क्योंकि कौवे को मैसेंजर ऑफ यमराज माना जाता है। दूसरे दिन को यहाँ पे कुकुर तिहार के रूप में मनाते हैं, इसमें कुत्तों की पूजा की जाती है। तीसरे दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है। चौथे दिन गोवर्धन पूजा होती है। 5वें दिन भाई तिलक होता है, जिस तरह से भारत में मनाते हैं ना गोवर्धन पूजा, भाई तिलक वगैरह, उसी तरह से। तो तिहार त्योहार याद रखो, इतना डिटेल में मैंने बता दिया, लेकिन मुख्य रूप से ये याद रखो तिहार त्योहार कहाँ पे? नेपाल में मनाया जाता है। अब बात नेपाल की है तो नेपाल में आपको एक बार ले चलता हूँ। ये रहा मैप में नेपाल। कैपिटल काठमांडू हो गई, करेंसी नेपाली रुपया। प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। नेपाल भारत के कितने राज्यों को छूता है? 5। कौन कौन से हैं वो? तो यहाँ पे मैप में देख सकते हो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेपाल के कुछ करंट अफेयर्स और रिवाइज कराऊंगा आपको। तो नेपाल 2025 को एक विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया था नेपाल ने पोखरा को अपना टूरिज्म कैपिटल बनाया। माता तीर्थ ओंसी उत्सव यहाँ पे मनाया गया। बिस्किट यात्रा महोत्सव नेपाल में मनाया गया।
रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस नेपाल में आयोजन हुआ। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना नेपाल। और भारत ये नेपाल के मुनाल सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, याद रखना। भारत नेपाल से 10 सालों में 10,000 मेगावाट बिजली खरीदेगा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नेपाल के धुलीखेल नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया। UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश नेपाल है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां फुल मेंबर बना नेपाल। नेपाल ने भारत के माध्यम से या नेपाल भारत के थ्रू होकर के बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा। और नेपाल के एक पर्वतारोही हैं, 18 साल इनकी उम्र है, नीमा रिंजी शेरपा। अभी दुनिया की 8,000 मीटर से ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के ये व्यक्ति बन गए। उसके अलावा अभी नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार जो दिया गया था, वैसे तो टोटल 5 महिलाओं को दिया गया, जिसमें से एक नेपाल की भी है। क्या नाम है? दीप्ति गुरंग इनका नाम है। और अभी बड़ा दशई उत्सव ये भी नेपाल में मनाया गया था। तो नेपाल से ये सारे प्रश्न 2024 के जो इंपॉर्टेंट बनते हैं वो मैंने आपको रिवाइज कराया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत के बाद चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने वाला दूसरा ब्रिक्स कंट्री कौन सा बन गया? तो आंसर होगा ब्राजील। तो अभी ब्राजील ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने का फैसला किया और इस तरह से वे ब्रिक्स देशों में भारत के बाद ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया है। भारत ने ऐसा कब किया था? अभी आपको याद हो तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक बैठक हुई थी। तो वहीं पे भारत ने चाइना के इस वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में शामिल होने से मना कर दिया था। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव की बात करें, जिसे न्यू सिल्क रोड भी कहा जाता है, तो प्रेसिडेंट है चाइना के जो शी जिनपिंग, उन्होंने 2013 में ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को शुरू किया था, जिसका उद्देश्य क्या है कि जो चीन है वो एशिया, यूरोप और अफ्रीका को सड़क, रेल और बंदरगाहों से जोड़ना चाहता है। और भारत इसका विरोध क्यों कर रहा है अगर हम बात करें तो एक्चुअली में पाकिस्तान इसमें शामिल है, ऑब्वियसली होगा ही सही। तो ये जो रोड है, जो ये रोड बना रहे हैं, ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से निकलता है, जबकि कश्मीर तो भारत का हिस्सा है और हमारी परमिशन के बिना उसने वहां से रोड निकाला, तो इसीलिए हम इसके खिलाफ हैं। बाकी बात ब्राजील की हुई यहाँ पे, तो ब्राजील के कैपिटल ब्राजीलिया होती है, करेंसी है ब्राजीलियन रियाल। प्रेसिडेंट है यहाँ के लूला दा सिल्वा। आपको याद है इस साल ब्राजील होस्ट कर रहा है G20 को। G20 की बैठक ब्राजील में हुई। तो अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि आरपीएफ ने शहीदों को सम्मानित करने के लिए डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेल्लोर ये कहाँ पे शुरू किया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी आरपीएफ ने अपने शहीदों को सम्मानित करने के लिए वीरता का डिजिटल स्मारक यानी कि डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेल्लोर ये लॉन्च किया है। इसमें नागरिक शहीदों की तस्वीरों को डिजिटल रूप से पुष्पमालाओं और मोमबत्तियों से सजा सकते हैं। आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, बताओ इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? मनोज यादव हैं। और कुछ समय पहले आपने पढ़ा होगा इन्होंने ही संज्ञान एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था, तो ये नाम भी ध्यान रखना। बाकी ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। 2 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। 1 नवंबर का वीडियो अपलोड हो गया, फिर से याद दिला रहा हूँ, जाकर के वीडियो सेक्शन में देख लेना। टेलीग्राम पे भी वीडियो अपलोड हो जाते हैं, तो अगर किसी को नोटिफिकेशन मिलने में दिक्कत आती है तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके रख लें। तो जब भी वीडियो अपलोड होता है या कोई भी मुझे बात आपको बतानी है तो उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। बाकी वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, इनको शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिविजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं फिर। तो पहला प्रश्न पूछा था, अभी बांग्लादेश ने किस देश को हराकर साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन महिला चैंपियनशिप 2024 को जीता? तो आंसर होगा नेपाल। फिर पूछा, देश की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा संजीवनी कहाँ पे शुरू हुई? उत्तराखंड। गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना भवन में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और राष्ट्रपति भवन में किसकी प्रतिकृति लगाई गई है? तो आंसर होगा कोणार्क चक्र। राष्ट्रीय एकता दिवस हमने मनाया 31 अक्टूबर को। और भारत और कौन सा देश 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई का वर्ष के रूप में मना रहेगा? तो आंसर होगा स्पेन। एक साथ 25 लाख दिए जलाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ पे बनाया गया? अयोध्या में। आईसीसी ने किसे भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया अध्यक्ष बनाया? सुमति धर्मवर्धने। और दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है, जिसे अभी आईजीबीसी प्रमाणन
पत्र भारत का पहला जो IGBC सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बनेगा? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में है। और आखिरी प्रश्न था, किस देश ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क कैंसर उपचार उपलब्ध कराने की घोषणा की? तो आंसर होगा नेपाल। तो चलो भी कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता को किसने जीता? तो सही उत्तर होगा सीरिया। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।